हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज इसका रिप्लाई ग्रुप में जरूर देना। और जो भी मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ आप लोगों को, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है? जब तक आपकी कॉलेज ओपन नहीं होती तब तक हम अपन है ना ऑनलाइन क्लासेस ही लेंगे। आप ये वीडियो कभी भी देख सकते हो। ठीक है? और जो आपके राइटर का नेम है सेकंड पेपर का वो है पुखराज जय। और अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो ओपी गाबा की बुक आप परचेज कर लेना। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार पर। अरस्तु, मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था कि अरस्तु एक महान यूनानी फिलोसोफर था। उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। वह बुद्धिमानों का गुरु भी था। उसको यूनान का सूर्य भी कहा जाता है। अभी जो भी वैज्ञानिक पद्धति यूज की जा रही है उसका जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने अपने फेमस बुक जो है वो पॉलिटिक्स की रचना की है। उसके लिए उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया है। अरस्तु ने अपने विचार राज्य पर भी व्यक्त किए हैं और नागरिकता पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। अरस्तु की जो पॉलिटिक्स ग्रंथ सबसे अधिक विवादग्रस्त ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर टेलर ने भी कहा है कि हमें पॉलिटिक्स जो है वो प्राचीनतम काल का सर्वाधिक मूल्यवान निधि है। पॉलिटिक्स जो है वो प्राचीन काल की सर्वाधिक मूल्यवान निधि है। यह किसने कहा है? डॉक्टर टेलर ने कहा है। अब पॉलिटिक्स जो है वह अरस्तु की बुक, उसके 8 भाग हैं और हर भाग में उसने अलग अलग चीजों के बारे में बताया है। पॉलिटिक्स का जो फर्स्ट भाग है उसके अंदर अरस्तु ने नेचर ऑफ स्टेट के बारे में बताया है, यानी कि राज्य की प्रगति कैसी होनी चाहिए, और दासता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उस समय यूनान में दास प्रथा प्रचलित थी, है ना, निमेसिस, उस पर भी उसने अपने विचार व्यक्त किए हैं। पॉलिटिक्स के सेकंड भाग के अंदर उसने आइडियल स्टेट के बारे में बताया है। उसने बताया है कि भाई आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। पॉलिटिक्स के थर्ड भाग में अरस्तु ने संविधान का स्वरूप बताया है। पॉलिटिक्स के फोर्थ भाग में अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण किया है। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा कि भाई अरस्तु ने बताया है कि लोकतंत्र क्या होता है, भीड़ तंत्र क्या होता है और धनिक तंत्र क्या होता है ना, राजतंत्र क्या होता है। तो संविधान का वर्गीकरण उसने अपनी पॉलिटिक्स के चौथे भाग में प्रस्तुत किया है। पॉलिटिक्स के फिफ्थ भाग में अरस्तु ने बताया है कि जो देश में जो क्रांतियां होती हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, ये क्रांतियां किन कारणों से होती है और उनको कैसे दूर किया जाए, उस पर अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। छठे भाग में उसने वापस लोकतंत्र के बारे में और धनिक तंत्र के बारे में बताया है। सातवें भाग के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर उसने बताया है वापस राज्य के बारे में उसने वर्णन किया है, आइडियल स्टेट के बारे में वर्णन किया है। और आठवें भाग के अंदर राज्य के वर्णन के साथ साथ उसने जो संविधान अपनाए हैं उस संविधान से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो पॉलिटिक्स जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, साथ ही सर्वाधिक विवादग्रस्त ग्रंथ भी माना जाता है। इसके टोटल कितने भाग हैं बच्चों? 8 भाग होते हैं पॉलिटिक्स के। तो संविधान के पॉलिटिक्स में जो है वो टोटल कितने भाग हैं आपके? 8 भाग होते हैं। अब हम बात करेंगे सिटीजन संबंधी अरस्तु के विचार पर। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की जो फर्स्ट बुक थी उसमें बताया था कि जो आपका परिवार है वो राज्य का क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट है। लेकिन जैसे ही उसने पॉलिटिक्स की थर्ड बुक पब्लिश की उसके अंदर उसने बताया है कि राज्य क्या है, नागरिकों का समूह है। राज्य क्या है? नागरिकों का समूह है। उसने माना है कि राज्य कैसे बनता है, उसमें निवास करने वाले नागरिकों से ही बनता है। राज्य क्या है? स्वतंत्र मनुष्यों का क्या है बेटा? समुदाय के समान है। राज्य स्वतंत्र मनुष्यों के समुदाय के समान है। अरस्तु एक उच्च कोटि का विचारक भी था और एक उच्च कोटि का चिंतक भी था और उसने राज्य और नागरिकता दोनों पर ही अपने विचार व्यक्त जो है वह किए हैं।
अब अरस्तु ने ये बताया है कि भाई राज्य का नागरिक जो है वो कौन कौन से व्यक्ति जो है वो हो सकते हैं। राज्य क्या होगा, नागरिकों का समूह होगा। लेकिन राज्य के अंदर नागरिक जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसने पहला बताया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी देश में जन्म लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो नागरिक हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई देश में जन्म लेता है कोई नागरिक, या उसमें कोई निवास करता है नागरिक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस देश का नागरिक हो जाता है। उसी टाइप से अगर किसी व्यक्ति को देश निकाला दिया जा चुका है या किसी व्यक्ति की जो है वो नागरिकता छीनी गई है, तो वो उस देश का नागरिक नहीं हो सकता है। फिर ये है कि अगर जो है वो कोई व्यक्ति जो है वो किसी पर मुकदमा दायर करे, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर चोरी डकैती का मुकदमा दायर करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस देश का नागरिक होता है। अरस्तु के अकॉर्डिंग कहने का मतलब है कि मुकदमा चलाने का अधिकार तो किसी को भी हो सकता है। अगर मान लो दो देशों में संधि हो जाए, है ना, ट्रीटी हो जाए, तब भी क्या होता है, एक दूसरे देश का जो नागरिक है वो अपने देश के नागरिकों पर मुकदमा जो है वह चला सकता है। और अरस्तु का कहना है कि केवल निवास करने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो जाता है, क्योंकि निवास तो वो भी करते हैं, दास भी करते हैं और फॉरेनर भी निवास करते हैं। और अगर कोई देश जो है किसी व्यक्ति की नागरिकता अगर छीन लेता है या उसको देश निकाला दिया जा चुका है, तभी वो उस देश का नागरिक नहीं हो सकता है। दूसरा ये भी अरस्तु ने कहा है कि जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति नहीं होती है वो भी उस देश के नागरिक जो है वह नहीं होते हैं, क्योंकि जिनके पास संपत्ति नहीं होती है वो अपने गुणों का विकास भी नहीं कर पाते हैं। तो अपने गुणों का विकास नहीं कर पाते हैं तो वो देश के नागरिक कैसे होंगे, क्योंकि वह राज्य पर कुछ खर्च भी नहीं कर सकते। अगर संपत्ति नहीं होगी तो वो अपना पैसा राज्य के कामों के अंदर लगा भी नहीं सकते हैं। तो ये वर्तमान राज्यों में तो लागू हो जाता है, लेकिन उस समय के नगर राज्यों पर ये चीज लागू नहीं होती थी। इसलिए संपत्तिहीन व्यक्तियों को भी नागरिक जो है वह नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि अरस्तु के विचार में फिर नागरिक कौन हो सकता है। अरस्तु ने तो भाई कह दिया कि अगर निवास करने से नागरिकता नहीं मिलेगी, जन्म लेने से नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि निवास तो फॉरेनर भी करते हैं और कैपिटिव भी करते हैं, मतलब दास भी उसके अंदर राज्य के अंदर निवास करते हैं। मुकदमा चलाने का अधिकार भी सभी को होता है। अगर दो देशों में संधि हो जाए तो भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है, देश निकाला दे दिया है, उसको देश से निकाल दिया गया है, तब भी नागरिकता नहीं मिल सकती। संपत्ति विहीन है तो भी नागरिकता नहीं मिल सकती। अब अरस्तु ने विचार किया कि भाई नागरिक कौन हो सकता है, तो अरस्तु ने इस प्रश्न का उत्तर भी स्वयं ही दिया है कि नागरिकता उन व्यक्तियों को मिलनी चाहिए जिनमें बुद्धि अधिक हो और जो है ना न्यायिक कार्यों में भी है ना हस्तक्षेप करे, यानी कि जो राज्य के न्यायिक कार्य है उसमें वो रुचि से भाग ले, और साथ में जो है वो कानूनी कार्यों में भी वह अपनी रुचि जो है वह रखे। यानी कि व्यक्ति में शासक और शासित दोनों के रूप में कार्य करने के गुण होने चाहिए। कहने का मतलब है कि हम जो है वह राज्य के कार्यों में जुडिशियली रूप से भी इन्वॉल्व रहे, और जो राज्य के जो कानूनी काम होते हैं उनके अंदर भी हमारा हस्तक्षेप रहे, तो वो रियल जो है वो उनको सिटीजनशिप मिलती है, अदरवाइज उनको रियल सिटीजनशिप नहीं मिलती है। और अरस्तु ने ये कहा है कि भाई कानूनी कार्य और न्यायिक कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास लीस्ट श्योर हो। लीस्ट श्योर का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, छुट्टी से होता है। लीस्ट श्योर का मतलब होता है छुट्टी से। अरस्तु ने कहा है कि जिन व्यक्तियों के पास लीस्ट श्योर हो यानी कि छुट्टियां हो, वो व्यक्ति राज्यों के कार्यों में अधिक रुचि ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, खानों में काम करने वाले व्यक्ति हैं, मजदूर लोग हैं, है ना, सब्जी बेचने वाले हैं, या फिर है ना जो शिल्पी है, इन लोगों का क्या होता है, जो कृषक वर्ग है वो क्या होते हैं कि दिन भर क्या होता है खेतों में काम जो है वो करते रहते हैं और मखानों में काम करते रहते हैं, लेकिन वह उनका पूरा जीवन जो होता है वो खुद के जीवन यापन में ही सारा जीवन जो है वह कट जाता है, मतलब खुद की जीविका पार्जन में ही उनका सारा जीवन जो है वह लग जाता है।
तो वो राज्य के कार्य में क्या रुचि लेंगे। लेकिन इसके विपरीत जो है वह जो व्यक्ति चित्रकार है, आर्टिस्ट लोग हैं, जो राजनीतिक कार्यों में रुचि करते हैं, यानी कि जो अच्छे नेता वगैरह हैं, तो उनके पास समय भी अधिक होता है और वह समाज के कार्यों में रुचि भी ले सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वह किसी राज्य के नागरिक हो सकते हैं, यानी इनके पास जो है वह लीस्योर हो, मतलब अवकाश ज्यादा हो, वह राज्य के कार्यों में रुचि लेते हो, ऐसे व्यक्ति जो है वह राज्य के नागरिक हो सकते हैं। और अरस्तु ने माना है कि जो संपत्ति विहीन व्यक्ति होंगे वो राज्य के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।